हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 25 फरवरी को क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के वायरल क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25 में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने के इनके पूरे चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, तो विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। जहां पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 23 और क्लोरीन का है 35.5। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकाला है, इस क्वेश्चन में हमें विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है विलय यानी कि NaCl का भार। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले हम वो बातें लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे विलय यानी कि NaCl का भार। तो विलय यानी कि NaCl, तो NaCl का भार कितना है, का भार दिया गया है हमें 5.85 ग्राम, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब आगे हमें क्या दिया गया है, आगे बोला गया है 200 मिली जल में घुला है। किस में घुला है, यानी कि ये क्या है, ये आयतन है, ठीक है। इससे पहले हमें क्या निकालना होगा, इससे पहले हमें, क्योंकि हमें देखिए W तो हमारा निकल गया है, लेकिन हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा NaCl का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। तो हम यहाँ पर लिखते हैं NaCl का अणुभार यानी कि M, ठीक है, M2, और ये था W2, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 23 है, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5। जब हम इसमें से इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 58.5 निकल करके आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, 200 मिली जल में घुला है, तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है विलेन का आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन यानी कि V। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 200 ml, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें मिलीलीटर में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो जब भी हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा लीटर। तो देखिए, जब ये इससे कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर आयतन आ जाएगा 1/5 लीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे मोलरता का। तो हम सभी जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता यानी कि M, इसका सूत्र होता है W2/M2 अपॉन में V यानी कि आयतन लीटर में। ये हमारा इसका सूत्र होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ये हमारा किसका सूत्र होता है, मोलरता का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए, आगे हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमने निकाली है वो हम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो W2 कितना है, W2 है हमारा 5.85 बटे में क्या है, बटे में हमारा कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये 58.5 गुणे, अब क्या आ जाएगा, अब है आयतन। तो आयतन कितना है, आयतन हमारा 1/5, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5.85 गुणे 5 बटे में 58.5। तो देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, यहाँ पर 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये इससे कितनी बार में जाएगा, ये इससे जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पर यानी कि आ जाएगा हमारा 0.5 M, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में मोलरता निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर मोलरता निकाल ली है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होता है क्यों। तो हमें यहाँ पर बताना है कि Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होता है, तो हमें यहाँ पर इसका कारण बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं Mn2+ आयन Mn3+ आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है,
क्योंकि Mn2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्ध भरा होता है, यानी कि आधा भरा होता है। इसी कारण तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि Mn2+ आयन Mn3 आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि Mn2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्ध भरा होता है। इसी कारण तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे Mn का परमाणु क्रमांक। हम सभी जानते हैं Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है। Mn का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25। क्या होता है Mn का परमाणु क्रमांक, तो Mn का परमाणु क्रमांक होता है 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ये हमारा इसका क्या होगा, ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो अब हम निकालेंगे Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब हम Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आ जाएगा 3d5। और जब हम इसको 3d कक्षक में भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 और 1 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको 3d कक्षक में भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3d कक्षक में भर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए जब हम इसको 3d कक्षक में भरेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हमारा ये आधा भी नहीं भरा हुआ है, और जो Mn2+ में है इसमें 3d कक्षक आधा भरा हुआ है। तो या तो पूरा भरा होना चाहिए या आधा भरा होना चाहिए, तभी तत्व क्या होंगे, तभी तत्व स्थायी होते हैं। और Mn3+ क्या होता है, आधा भी नहीं भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये अस्थायी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये कारण अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थिर होता है। क्या होता है, जो हमारा द्विक लवण होता है वो केवल ठोस अवस्था में ही स्थिर होता है और जल में घोलने पर अपने घटक सरल आयनों में टूट जाते हैं। ये अपने सभी घटक आयनों के परीक्षण देते हैं। फिर से देखिए प्रत्येक के हमें क्या करने हैं, 2-2 उदाहरण देने हैं द्विक लवण और संकुल लवण को, और हमें समझाना है। ठीक है, यानी कि इनमें अंतर को स्पष्ट करके हमें इसमें 2-2 उदाहरण देनी है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थिर होते हैं। क्या होता है, जो द्विक लवण होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में स्थिर होते हैं और जल में घोलने पर अपने घटक सरल आयनों में टूट जाते हैं। ये अपने सभी घटक आयनों के परीक्षण देते हैं। अब देखिए बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण है फर्स्ट पोटाश फिटकरी, जिसका सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 3 × 24H2। ये पानी में K+ आयन और Al3+ आयन और SO4 आयन देता है। इसी प्रकार देखिए कार्नालाइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KCl MgCl2 × 6H2। ये पानी में K+ आयन Mg2+ आयन और Cl- आयन देता है। अब देखिए इसी प्रकार हम लिखते हैं यहाँ पर संकुल लवण केवल ठोस और जलीय घोल दोनों में स्थिर होते हैं। क्या होता है, जो संकुल लवण होते हैं वो ठोस और जलीय घोल दोनों में स्थिर होते हैं। जल में घोलने पर ये संकुल आयन बनाते हैं जो आगे विघटित नहीं होता है, और ये अपने सभी घटक आयन के लिए परीक्षण नहीं देते हैं। इसके आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम उदाहरण, इसमें हम लिखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कि K4FeCN6। ये पानी में K+ आयन और एक स्थिर फेरोसाइनाइड संकुल आयन यानी कि FeCN6 4- देता है। यह Fe2+ या Cn- आयनों का परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए संकुल आयन का उदाहरण क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कि K4FeCN6। ये पानी में K+ आयन और एक स्थिर फेरोसाइनाइड संकुल आयन यानी कि FeCN6 4- देता है। यह Fe2+ या Cn- आयनों का परीक्षण नहीं देता है। आगे देखिए इसमें सेकंड उदाहरण है टेट्रा एमाइन। तो टेट्रा एमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट यानी कि CuNH3 4SO4। ये पानी में CuNH3 2+ संकुल आयन और SO4 2- आयन देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा,
एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हमें यहाँ पर समीकरण लिखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये हमारे वायरल क्वेश्चन है जो कि 2017 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो 7 पेपर सेट में से ये हर साल ही बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आने के इसके पूरे चांस है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वस KOH या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वस NaOH के साथ कराई जाती है तो ब्रोमीन परमाणु की जगह हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH ले लेता है। क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ब्रोमीन परमाणु की जगह हाइड्रोक्सिल समूह ले लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी समीकरण कराएंगे। यहाँ पर हम सभी जानते हैं एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है C2H5Br। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। इसकी हम क्या कराएंगे, इसकी हम KOH के साथ क्रिया करा देंगे और KOH क्या होना चाहिए, ये होगा जलीय। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH। इसको बोलेंगे हम एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम एथिल एल्कोहल। ठीक है, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जहाँ हाइड्रोक्साइड आयन OH- एक नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, ये एक नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है और ब्रोमाइड आयन यानी कि Br को प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये क्या होता है, ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जहाँ हाइड्रोक्साइड आयन OH- एक नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है और ब्रोमाइड आयन यानी Br को प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करेंगे हम फिनॉल, तो हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करेंगे तो हमारे यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए इसमें आ रहा है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या, क्लोरो यानी कि Cl। तो ये क्या बनकर तैयार हो गया, ये बनकर तैयार हो गया है क्लोरोबेंजीन। क्या बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है क्लोरोबेंजीन। अब हम इस क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जलीय क्षार यानी कि NaOH। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये होगी 300 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा फिनॉल। और हम सभी जानते हैं फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH, यानी कि ये जो OH है ये कहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए ये जो Cl है, ये Cl कहाँ पर आ जाएगा, Na के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। और ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है इसका नाम है फिनॉल। तो हमें यहाँ पर फिनॉल ही बनाना था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉलरेंस परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टॉलरेंस परीक्षण पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, टॉलरेंस परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए गुणात्मक परीक्षण है। क्या है टॉलरेंस परीक्षण, क्या होता है, टॉलरेंस परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए गुणात्मक परीक्षण है। इस परीक्षण में एल्डिहाइड धनात्मक परिणाम देते हैं और रजत दर्पण बनाते हैं, जबकि कीटोन अभिक्रिया नहीं करते हैं। और टॉलरेंस अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट यानी विलयन यानी कि AgNH3+ आयन होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस अभिकर्मक क्या है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है टॉलरेंस अभिकर्मक क्या है। कई बार आपसे MCQ क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में डायरेक्टली पूछा गया है कि टॉलरेंस अभिकर्मक है, तो आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है और इसका नाम क्या होता है। तो टॉलरेंस अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी कि AgNH3+ आयन, ये होता है टॉलरेंस अभिकर्मक।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर हमें टॉलन परीक्षण पर टिप्पणी लिखनी थी। तो हमने यहाँ पर लिखा है टॉलन परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए गुणात्मक परीक्षण है। इस परीक्षण में एल्डिहाइड धनात्मक परिणाम देते हैं और ऊर्जा दर्पण बनाते हैं, जबकि कीटोन अभिक्रिया नहीं करते हैं। और टॉलन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी कि AgNH3 आयन होता है। अब हम यहाँ पर इसके समीकरण लिखेंगे। तो हम यहाँ पर CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड के साथ क्या कराएंगे, इसकी क्रिया करा देंगे। तो CH3CHO इसकी हम एल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे, तो 2AgNH3 2+ इसकी हम OH- के साथ क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा CH3CO- + 2Ag यानी कि रजत दर्पण बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा अमोनिया बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे टॉलन परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इसी प्रकार लिख कर आएंगे और ये रासायनिक समीकरण भी लिख कर आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा गया है, क्योंकि देखिए हमारे जो न्यूमेरिकल है वो हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में है। तो देखिए यानी कि 3 चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जामिनर क्या काम करता है, एग्जामिनर बस ये पैटर्न तो बिल्कुल सेम रखता है, लेकिन जब डिजिट को क्या कर देगा, वो चेंज कर देता है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इस बार तो आया 5%, अगली बार क्या आपका 2% भी दे सकता है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है कि इस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है, जहाँ पर R दिया गया हमें 0.0821 लीटर इंटू ATM प्रति केल्विन इंटू मोल। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 5%, क्या बोला गया है यहाँ पर, यहाँ बोला गया है 5% W/V। विलयन का अर्थ क्या होगा, तो इस विलयन का 5% W/V, इस विलयन का अर्थ है ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है, हम यहाँ पर लिखते हैं ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। क्या होता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में क्या है, उपस्थित है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर निकालना है T, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, किस ताप पर। तो क्या निकालना है, T यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा, सूत्र है πV = nRT। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर n की जगह क्या लिख सकते हैं, n क्या होता है, n होता है मोलों की संख्या, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं भार बटे अणुभार। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं πV = W2/m2 RT। ठीक है, जहाँ पर W2 क्या दिया गया हमें, W2 हमें दिया गया है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार में निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है वो हमें यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। तो दिया है W2 यानी कि ग्लूकोज का भार, तो ये दिया गया है 5 ग्राम। अब हम निकालेंगे ग्लूकोज का अणुभार, किसका, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, अणुभार यानी कि M2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180 ग्राम प्रति मोल निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर निकाल देंगे आयतन कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है। तो देखिए ये यहाँ पर मिलीलीटर में दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे, लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। और फ्रेंड्स जिन बच्चों को जैसे अणुभार निकालना नहीं आता, तो देखिए उनको एकदम देखने पर ऐसा हो रहा होगा कि ये हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए ग्लूकोज का अणुभार निकालना बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देती हूँ। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है हमारा 12, तो 12 × 6, और हाइड्रोजन का होता है 1 ही, लेकिन हाइड्रोजन के साथ है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही निकल कर आएगा 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हमें क्या निकालना होगा, टेम्परेचर निकालना होगा। तो हम क्या कर देंगे, हम ये वैल्यूज़ को इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो देखिए पाई कितना दिया गया है, पाई हमें दिया गया है 7 ATM यानी कि 7 वायुमंडल, और आर कितना दिया गया है 0.0821 लीटर इंटू ATM प्रति केल्विन इंटू मोल, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए ये था 7 गुणा V कितना दिया गया है 0.1 बराबर W2/M2। तो W2 कितना दिया गया है 5, और बात करें M2 दिया गया है 180 गुणे। अब हम R की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगी 0.0821। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर यानी कि T निकालना है। तो देखिए वो हमें ऐसा कैसे लिख देंगे, तो देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ 80, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180, और ये था, ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम इसके क्या कर देंगे, हम इसके कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी इसमें, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा 0.0821 बराबर T। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 821। तो जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 306.94 केल्विन, ये निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में निकलता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर निकल कर आया है ना, उसमें से हम क्या कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे, -273। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिग्री सेल्सियस में निकल कर आ जाएगा 33.94 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के आपके लिए प्रश्न प्रोवाइड किए जाए तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है, किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।